और राजनीति में आजकल इसलिए भी भाषा का स्तर इतना नीचे जा चुका है कि ये भी नहीं देखा जाता है कि सामने वाले का कोई लिहाज बचा है या नहीं बचा राजनीति में। अब कटप्पा बाहुबली तो बहुत दूर गए, भेड़िया और कुत्ते सब आने लग गए हैं। ये अच्छी परंपरा राजनीति में नहीं हुई कि प्राधिकरण की गुगली से क्लीन बोल्ड हुआ नगर निगम। 115 करोड़ की लेनदारी थी और आगे का ख्वाब सब देख रहे थे, परंतु हो गया मामला उल्टा। प्राधिकरण ने 115 करोड़ तो गए, सब TFI लग गए, उसमें तो कुछ मिला नहीं। 39 करोड़ रुपए का और लेनदारी निकाल दी है प्राधिकरण ने नगर निगम के खिलाफ। हिसाब ओपन कैसे किया जाएगा? 150 करोड़ रुपए की जो चंपत लगी है, इसका गुनाहगार कौन हैगा? रीजनल पार्क को कोड़ियों पे दाम पे देने की तैयारी फिर से कर ली गई है। रीजनल पार्क का मामला निपट नहीं रहा है। प्रतिपक्ष नेता टिंकू चोकसे ने आरोप लगाया है कि कोड़ियों के दाम ही दिया जा रहा है कि किसी फर्म को ये टेंडर देने के लिए बार बार संशोधन करते गए हैं। इसके खिलाफ चिंटू चोकसे ने आवाज उठाई है। नगर निगम कमिश्नर को जो है आज ज्ञापन देने कांग्रेस पार्षद दल पहुंचा था, हालांकि कमिश्नर तो नहीं थे। नमस्कार, शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। खबरों से हम शुरू करते हैं। राजनीति अपनी जगह है और राजनीति में आजकल इसलिए भी भाषा का स्तर इतना नीचे जा चुका है कि ये भी नहीं देखा जाता है कि सामने वाले का कोई लिहाज बचा है या नहीं बचा राजनीति में। हालांकि ये अभी से नहीं है, पिछले 5-7 सालों के अंदर लगातार राजनीति में लगातार भाषा का स्तर बहुत ज़्यादा गिरा है। अब कटप्पा बाहुबली तो बहुत दूर गए, भेड़िया और कुत्ते सब आने लग गए हैं। ये अच्छी परंपरा राजनीति में नहीं हो रही। किसके लिए हुई है, कहाँ हुई है, हम आपको सबसे आखिरी में बताएंगे। प्रोग्राम के आखिरी तक आप देखते रहिए, आपको एक नई जानकारी रोचक मिलेगी। तो हम शुरू करते हैं। हम सबसे पहले आज अग्निबाण खबर शुरू, शेखर जी शुरू करें। अग्निबाण खबर, अग्निबाण खबर में खबर बहुत अच्छी है, आज मानना पड़ेगा। खबर वाकई कितने लिखी, कितने जुएल साहब ने लिखी। हाँ, ऐसी खबरों के मास्टर है राजेश जुएल साहब। उन्होंने लिखी है खबर ये कि प्राधिकरण की गुगली से क्लीन बोल्ड हुआ नगर निगम। 115 करोड़ की लेनदारी थी, मतलब प्राधिकरण पे 115 करोड़ की लेनदारी जो है नगर निगम ने निकाल रखी थी बाएं बाएं चढ़ा के और बड़े रुतबे से, और आगे का ख्वाब सब देख रहे थे, परंतु हो गया मामला उल्टा। प्राधिकरण ने 115 करोड़ तो गए, सब TFI लग गए, उसमें तो कुछ मिला नहीं। 39 करोड़ रुपए का और लेनदारी निकाल दी है प्राधिकरण ने नगर निगम के खिलाफ। अब कुल मिला के देखना पड़ेगा कि इस पर कौन किसकी बलि चढ़ेगी, कौन ये कलाकारी करेगा, क्योंकि अब तो ये मामला खत्म हो गया। तो नए सिरे से इस पर ABCD होना है। क्या है क्या शेखर जी पूरा मामला? बिल्कुल आप सही है कह रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ, नगर निगम और जो है IDA के बीच में, यानी इंदौर विकास प्राधिकरण के बीच में हिसाब को लेकर, संपत्ति कर के हिसाब को लेकर बहुत दिन से उलझन चल रही थी। नगर निगम अपना हिसाब पेश कर रहा था, IDA अपना हिसाब पेश कर रहा था। इसके अंदर चूक हो गई थी। पिछली बार भी मैं आपको बता देता हूँ, कुछ समय पहले की बात है, पिछली बार भी नगर निगम की जो कमान है राजस्व के एवं अपर आयुक्त नरेंद्र पांडे को सौंपी गई थी। ये सोच पहले प्राधिकरण में भी थे, पहले प्राधिकरण में भी थे। ये सोच के दी गई थी कि IDA को बहुत अच्छे से समझते हैं तो वे आसानी से नगर निगम का काम करा देंगे, पर जो पांडे जी ने इस तरीके से उलझा दिया नगर निगम को, नगर निगम उलझ के रह गई। कहा जो हिसाब पिछली बार भेजा गया था, पिछली बार के हिसाब में भी जो नगर निगम ने हिसाब भेजा था उसका उल्टा हिसाब IDA ने अपना बता दिया था कितने हमारे निकलते हैं। अब IDA पैसे देता जाता। IDA के साथ सॉफ्ट कॉर्नर है नगर निगम के लिए सरकारी विभागों में। जब भी नगर निगम को पैसे की जरूरत पड़ती है, IDA पर दबाव बनाया जाता है, IDA पर जाकर बैठ जाते हैं और वहां से पैसे लेके ही उठते हैं। और IDA भी इतना भोला है कि हर बार पैसे दे देता हैगा। ये सब चल ही रहा था। तो इस बार IDA पांडे जी ने जो हिसाब बनाकर पिछली बार भेजा था, जिसमें गच्चा खाए थे, वैसे ही गच्चा फिर खा गएंगे। नगर निगम और IDA के बीच में हिसाब को लेकर जो तनातनी चल रही थी, उसका रास्ता जो है नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे ने हल करने बिठाया था दोनों विभागों को, और कहा था हिसाब आमने सामने कर लीजिए। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जब हिसाब आमने सामने करने बैठे, नगर निगम के नरेंद्र नाथ पांडे, जिन्होंने 115 करोड़ रुपए का बिल IDA के सामने कर दिया कि इतनी लेनदारी नगर निगम की निकलती है, आप 115 करोड़ रुपए नगर निगम को सौंप दें, पर हिसाब बनाने में मुझे लगता है चूक कर गए। उन योजनाओं का पैसा भी IDA से मांग लिया जिन योजनाओं में IDA ने डेवलपमेंट के बाद आधे प्लाट, मतलब आधा हिस्सा जो है किसान को दे दिया। कायदे से जिस किसान को दे दिया उससे आधी वसूली की जानी था ये, पर पांडे जी ने हिसाब जो है IDA के माथे मंड दिया। IDA में अफसर भी होशियार रहेंगे, उन्होंने सारा हिसाब किताब करके जब सचिव के सामने रखा तो उसमें तो उल्टा खेल हो गया। IDA के अफसर भी चौंक गए, अरे हम तो 39 करोड़ रुपए ज़्यादा दे के बैठे हुए हैं। तो अब कह दिया कि ये पैसा तो नगर निगम से मिलना नहीं है, क्योंकि जिसकी जेब में एक बार पैसा चला जाए वापस लाना तो मुश्किल है। ये कह दिया कि आने वाले साल का जो टैक्स है उस टैक्स में इसको आप समायोजित कर लो। इस पूरी खिस्तान में सबसे बड़ा फायदा IDA को तो हो ही गया है, नगर निगम को इतना बड़ा घाटा हुआ है कि नगर निगम सोच भी नहीं पा रहा है कि 115 करोड़ ये और 39 करोड़ रुपए जो एडवांस जमा है, मतलब 144 करोड़ रुपए का
हिसाब ओपन कैसे किया जाएगा? 150 करोड़ रुपए की जो चंपत लगी है, इसका गुनाहगार कौन हैगा? सही बात है, रायता बहुत बुरा फैल गया है। और वैसे भी पांडे जी के बारे में कहा जाता है कि पांडे जी जहाँ जहाँ भी रहे, वहाँ पांडे जी प्राधिकरण में भी रहे तो कोई बहुत बढ़िया रिकॉर्ड उनका वहाँ पे भी नहीं था, और यहाँ पे भी नहीं है उनका रिकॉर्ड। अभी तो समय बताएगा कि उनके साथ क्या होना। एक खबर पर और हम बात कर लेते हैं। चिंता की लकीरें अब खींचने लगी हैं। हालत ये हो रही है कि पानी, ये 15 दिन होने आ रहे हैं कि 12-14 दिन से पानी गिरा नहीं है शहर के अंदर, और सामान्य बारिश से हम 40-45% पीछे खसक गए हैं। अग्निमाड़ ने आज खबर को उठाया है ये। हालत बहुत खुरी, और हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि जो फसलें, जो खेतों में जो फसलें पानी पे खड़ी होती थी वो अब मुरझाने लगी है, क्योंकि अब गर्मी झुलसने लायक होने लगी है। तो अब ये आप मान के चलिए, मुझे लगता है कि आपके पास में अगस्त में अगर 12 इंच पानी की व्यवस्था नहीं है तो आप बहुत पीछे जा चुके हैं। अब आपके पास में सितंबर में इतना पानी मिलना नहीं था, सितंबर में आपको 6 इंच पानी मिलता। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 20 से 25 इंच पानी अगर इंदौर को मिल गया तो बहुत बड़ी बात होगी। तालाबों का स्तर अगर नहीं सुधरा है और तालाबों की हालत बहुत ख़राब है, ये समय बताएगा। तो आप ये मान के चलिए कि आने वाले साल में आप दिमाग बना लीजिए कि आपको भारी गर्मी, पानी की भारी परेशानियों और इन सब से निपटने के लिए आपको एक बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। ये थी अग्निबाण खबर जिस पर हमने आपसे बात की। अब हम बात कर लेते हैं पत्रिका की खबर की। पत्रिका में आज एक खबर अच्छी है जिस पर हम बात कर लेते हैं। रीजनल पार्क को कोड़ियों पर दाम पर देने की तैयारी फिर से कर ली गई है। रीजनल पार्क का मामला निपट नहीं रहा है। प्रतिपक्ष नेता टिंकू चोकसे ने आरोप लगाया है कि कोड़ियों के दाम ये दिया जा रहा है। तो 4-4 बार टेंडर हो रहे थे आप, तो क्या इसके बाद भी कोड़ियों के दाम जा रहा है? मैं आपको बता देता हूँ, रीजनल पार्क यानी अटल बिहारी वाजपेयी उद्यान, जिसको आईडीए ने बनाया था, नगर निगम को सुपुर्द किया गया। नगर निगम इसको चला रहा था, पर नगर निगम को इसको चला नहीं पा रहा था। इसको ठेके पे देने की तैयारी कर ली। काफ़ी लंबी जगह है, कई एकड़ में ये बसा हुआ है रीजनल पार्क है, जब इम्यूनिस पार्क बनेगा इसको लेकर टेंडर हुआ है, और टेंडर जो 2 करोड़ रुपए सालाना पर दिया है उस पर जो है नेता प्रतिपक्ष चिंटू चोकसे ने आपत्ति ली है। चोकसे का कहना है कि करोड़ों की संपत्ति नगर निगम की है, आत्मनिर्भर नगर निगम बनाने की आप बात करते हैं, और करोड़ों की संपत्ति जो है महज 2 करोड़ रुपए सालाना पर किसी को दे दी जाएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। नगर निगम इसको टेंडर को जो है, और टेंडर को जो 8 बार संशोधन किया गया। चोकसे का आरोप है कि 8 बार इस टेंडर में संशोधन किया गया। मकसद वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी फर्म को ये टेंडर देने के लिए बार बार संशोधन करते गए हैं। इसके खिलाफ चिंटू चोकसे ने आवाज उठाई है। नगर निगम कमिश्नर को जो है आज ज्ञापन देने कांग्रेस पार्षद दल पहुंचा था, हालांकि कमिश्नर तो नहीं थे। अपर आयुक्त जो है अभय राजन गांवकार ने नोटिस ले लिया, ज्ञापन ले लिया है। चोकसे सीधा सीधा कह रहे हैं, आज ज्ञापन दिया है, टेंडर निरस्त नहीं होता है तो लोकायुक्त सामने है कि करोड़ों रुपए की जमीन में किस तरीके का खेल कर कर कोड़ियों के दाम में किसी को नगर निगम को टेंडर दिया जा रहा है और नगर निगम को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये ठीक वैसे ही मामला हो गया है। आपको याद होगा, शायद 2 दिन पहले हमने बात की थी इंदौर विकास प्राधिकरण को लेके। इंदौर विकास प्राधिकरण ने एक खेल संकुल को देने के लिए टेंडर जारी करे तो खिलाड़ी के लिए ये शर्त क्या रखी कि जो भी खिलाड़ी जिसके अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं लॉन टेनिस में, वही केवल इसका फॉर्म भर सकता है, और इसके अलावा जीएसटी नंबर भी उसके पास होना चाहिए। यानी पहले सब ढूंढ ढांड के तैयार कर लिया कि देना किसको है। बाकी खेल वालों को किसी को नहीं बोला कि आपको जो है जानकारी, पर नहीं कि जिसको देना उसकी पूरे मापदंड बना के खेल हुआ। तो यहाँ पे भी ये हालत, 2 करोड़ रुपये साल में 10 एकड़ ज़मीन मिल रही, कोई बुरी नहीं। अगर अंदर 50 दुकानें लग गई तो भी हिसाब चुकता हो जाएगा। एक और खबर है तो इस पर मैं एक लाइन में आपको बता देता हूँ। दिल्ली, मुंबई, पुणे और पटना की ट्रेनों के लिए जो है बोगीज बढ़ा दी गई हैं। इनमें सब में जो है 3 टायर 2 टायर की बोगियाँ तेज़ी से बढ़ाई गई है, क्योंकि त्यौहार के कारण भारी लोड हो चुका है। अब हम बात करें दोपहर की खबरों की। दोपहर की खबरों की बात कर रहा हूँ। कल हमने हमारे पाठकों को सबसे आगे रखा था। कल हमने कहा था, आपको याद होगा कि 50% टैरिफ ट्रंप लगाने जा रहे हैं, और सारी तैयारी हो चुकी है, और आज 50% टैरिफ लग गया। आज हम आपको बहुत बड़ी खबर और बता रहे हैं जिस पर अभी आपका ध्यान नहीं गया है। खबर ये है कि जिसका ट्रंप ने संकेत दिया है कि अभी तो शुरुआत है ये, पर अब वो प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं। मतलब टैरिफ से आपका जो नुकसान होना है वो ना 30% 35% के लगभग। पर अगर ट्रंप ने भारत पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिए तो इसका भयानक नुकसान उठाना पड़ेगा आपको। क्यों उठाना पड़ेगा? क्योंकि प्रतिबंध लगाने में आपको अंतर्राष्ट्रीय मापदंड के तहत न तो आप यूरोपीय देशों में सप्लाई कर पाएंगे, नाटो देशों में, अगर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया तो। और वही स्थिति आपकी होगी अमेरिका में भी, कि अमेरिका में अब आपका माल जाएगा तो उसको अंतर्राष्ट्रीय मापदंड के तहत ही जाना पड़ेगा। इससे होने वाला बहुत ज़्यादा नुकसान। और आज निर्यात संघ ने एक लाइन में बता दिया है कि 55% नुकसान टैरिफ लगने के बाद इस देश के तमाम कारोबार, उद्योग सबको होने वाला है। और जिन क्षेत्रों में असर पड़ने वाला है उनमें बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है। एक बात तो आप समझ लीजिए, जो सबसे बड़ी बात है कि सबसे ज़्यादा नुकसान का काम हो गया है आपके मोबाइल वाले मामले में।
जो स्मार्ट मोबाइल वाला पूरा मामला है, जो 1,22,000 करोड़ का बड़ा कारोबार था, वो वाइंड अप हो जाएगा। मतलब वो गड्ढे में जा रहा है, क्योंकि वो सब यहाँ से जाने वाले हैं, क्योंकि वो सारे लोग वियतनाम शिफ्ट हो रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए कि दिसंबर तक आपको जो भूचाल आने लग जाएंगे। हालांकि माय डियर फ्रेंड के लिए आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मैं देश के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। हालांकि पहली बार नहीं कहा उन्होंने, इसके पहले भी कहा था कि वो कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। तो ये अलग बात है कि उनकी, पर हम जो आपको जानकारी दे रहे हैं, 2 खबरें हैं इसके अंदर। और कारोबारियों को राहत देने को लेकर आज भोपाल शासन ने एक नया प्रयास किया है, जिस पर हम बात कर ले रहे हैं। 16 कानून जो है जिन पर जुर्माना लगाया जाता था, अब वो सज़ा थी, उसको हटा के कानून कर दिया गया। तो ये हैं खबरें जिस पर हमने आपसे बात की। अब हम एक और खबर बात कर ले रहे हैं। जो अभी अगस्त में गर्मी पड़ रही है, उसने पूरे किसान के क्षेत्रों को बहुत नुकसान हो रहा है। जो भुट्टे की फसल इस कदर बर्बाद हो रही है कि जो भुट्टा आपको 20 रुपये 30 रुपये के हिसाब से मिला करते थे, उनकी हालत इतनी खराब कि मीठे भुट्टे के जो अमेरिकन भुट्टे हैं उसके खरीदार नहीं मिल रहे हैं। तो 5 रुपये से भी नीचे चला गया वो, और वो दाना सूखने लगा है। इधर 100 रुपये में जो देसी भुट्टा है उसकी 35 किलो की बोरी उठाने को कोई तैयार नहीं है। तो भुट्टे की हालत सबसे ज़्यादा ख़राब हुई इस कारोबार में, और किसान इतने परेशान हैं कि माल बिक नहीं रहा है और मांग भी खत्म होती है। मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि भुट्टे की जो आप बोल रहे हैं, अमेरिकन भुट्टों की मांग नहीं हो पा रही, इस पर भी टैरिफ का असर नज़र आ रहा है क्या आपको कहीं? नहीं, इस पर तो टैरिफ का असर नहीं है, पर टैरिफ वालों के कारण बाकी बेचारे भुट्टे का क्या लेना देना है। पर नेहरू जी का मामला हो सकता है इसमें कुछ ये अलग बात। मतलब भुट्टे भी जो है दम नहीं भर पा रहे हैं, टैरिफ का इतना डर बैठ गया है माय डियर फ्रेंड का कि उस पर भी टैरिफ का जो मुझे लग रहा है खौफ तो नहीं है कि वो भुट्टों के दाम इतने नीचे गिर जाएंगे। सभी नीचे गिर रहे हैं, कोई खड़ा हो पा रहा है, ये अलग बात है। पर हम प्रभातखंड खबर बात है। प्रभातखंड में खबर बहुत अच्छी है और बड़ी मजेदार खबर भी है। क्रिश्चियन कॉलेज की बाउंड्री से लगी हुई दीवार, जो कीवे कंपाउंड की साइड से अगर आप लोग जाते हैं तो क्रिश्चियन कॉलेज की बाउंड्री से लगी, बाहर बहुत छोटी छोटी दुकानें बनी हुई हैं, जिसमें सामान या ऑटोमोबाइल्स वगैरह, इनके सीट कवर वगैरह की दुकानें लगी हैं। इस दीवार को जो है खतरनाक घोषित कर दिया गया था, और दीवार जो है, पर अचानक अभी हाल ये दीवार पूरी रंगाई पुताई के साथ में इतनी शानदार तरीके से बना दी गई है इस पर, और झाड़ और पेड़ों की जो डगालें, मतलब जो जड़ें हैं, उनको भी बहुत शानदार तरीके से पोत पात के ऐसा कर दिया है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कल ये दीवार बनी है, और तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है इसको। क्या है शेखर जी पूरा मामला, पहले आप बताओ। कि क्रिश्चियन कॉलेज की जो दीवार से लगी जो दुकानें हैं, सरवटे रोड पर जाने वाली छोटी ग्वालटोली की ये दुकानें बरसों पुरानी दुकानें, और छोटे छोटे खोमचे में बहुत सारी दुकानें बनी हुई है। हालांकि क्रिश्चियन कॉलेज जो है बरसों पुराना कॉलेज है, उसकी दीवार जर्जर हो चुकी है। अंदर की तरफ से कॉलेज वालों ने अपनी पहले ही खाली कर चुके हैं उस हिस्से को, और हर बारिश की बात कर लूँ मैं, हर बारिश का जब मौसम आता है तब दीवार की जर्जर स्थिति को लेकर बात होती है। नगर निगम भी सचेत होता है कि दीवार खतरनाक है, कभी भी गिर जाएगी, बड़ा हादसा हो जाएगा। और जिस रोड पर ये दुकानें लगी हुई है दीवार से सटकर, उस रोड पर दिन भर बसों की और गाड़ियों की आवाजाही लगी रहती है। किसी दिन कोई हादसा होता है, अगर दीवार गिर जाती है तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? नगर निगम ने इसको लेकर जो नोटिस जारी किए थे दुकानदारों को कि वे दुकान खाली कर दे, दीवार खतरनाक हैगी तो हटाया जाना हैगा। पर इस पर जो है दुकानदारों ने नया रास्ता निकाल दिया, हटने को तैयार नहीं है, खतरे के बीच बैठने को तैयार हैं। विधायक जी के पास पहुंचे थे, वहां से नगर निगम अफसरों को फोन लगवा दिया। और वो मर्रम पट्टी जो की जाती है, मैं आपको वो बता देता हूं कि दीवार खतरनाक घोषित की गई तो दीवार पर उन्होंने मर्रम पट्टी के लिए उस पर पुताई कर दी, रंगाई पुताई कर दी, और अपनी जेब से कर दी, पैसा इकट्ठा किया और क्रिश्चियन कॉलेज की दीवार को पोत दिया, मतलब दूसरे की दीवार को पोत दिया अपने खुद को अच्छा दिखाने के लिए। पुताई हो गई और अब कह रहे हैं कि दीवार मजबूत है, दीवार को कोई जरूरत ही नहीं है तोड़ने की। तो इस पर सारी चीजें चल रही है। अब मैं आपको इस बात में बताता हूँ, हमने इसमें कॉलेज प्रशासन के लिए कॉलेज प्रशासन से बात की, क्रिश्चियन कॉलेज से, और कॉलेज प्रशासन के प्रशासनिक अधिकारी पंकज विरमाल जी। हमने उनसे पूछा कि भैया ये क्या मामला, आपने दीवार की रंगाई पुताई का? तो उन्होंने कहा 10 साल में नगर निगम कई बार इसको जो है खतरनाक घोषित कर चुका है। दीवार हमारे अंदर की साइड से कॉलेज पूरा हमने खाली कर दिया है, हम भी जान रहे हैं कि खतरनाक है। हमने कोई रंगाई पुताई नहीं कराई है और ना हमारा कोई लिपापोती का इरादा है। हम भी मान रहे हैं कि ये दीवार वाकई बहुत खतरनाक है, अंदर से भी जर्जर हो चुकी है, अंदर से तो टूट भी रही है बोले। इसके बाद भी दुकानदारों ने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करके उसको पोत दिया है। पर ये दीवार कभी भी जब भी अगर बारिश करके हो गई तो ये बहुत भरभरा के गिरेगी, और जब ये गिरेगी तो किसी बड़े हादसे को संकेत दे सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे मामलों में राजनीति नहीं करनी चाहिए, किसी को बचा के रंगाई पुताई करके आप सुरक्षित नहीं कर सकते। अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको दीवार तोड़वाने के साथ ही नई प्रक्रिया करना चाहिए। तो ये तो थी अखबारी खबर जिस पर हमने आपसे बात की। अब हम राजनीतिक खबर बात कर लेते हैं। आज प्रभातखंड में एक और खबर है जो अभी हाल महापौर जी के 3 साल पूरे होने पर विपक्ष के तमाम नेताओं ने बहुत सारे आरोप लगाए, जहां महापौर ने भी अपना पक्ष दिया था कि वो क्या क्या काम किए हैं। पर शब्दों का इस्तेमाल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस प्रकार हुआ कि बहुत बार तो माफ़ी मांगने की स्थिति बनी, जिसमें भेड़िया और कटप्पा को भी शामिल कर लिया गया। मतलब इनके बारे में कटप्पा और भेड़िया तक महापौर के लेवल पर आ गए। हालांकि पहली बार नहीं है
कर्नाटक की सभा में प्रधानमंत्री ने खुद ये कहा था, नरेंद्र मोदी जी ने खुद ये कहा था कि आप मेरे को बताइए आपकी बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा। पूरा देश परेशान हो गया कि जब प्रधानमंत्री परेशान है कटप्पा और बाहुबली से, तो बाकी लोगों की बात तो करना क्या है। आखिरी में जब दूसरा एपिसोड आया तब लोग समझे कि क्यों किसने मारा था। यहाँ क्या मामला है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूँ कि नगर निगम में जो है महापौर पुष्पमित्र भार्गव परिषद के 3 साल पूरे हो गए। परसों जो थी महापौर जी ने 3 साल पूरे होने पर अपनी उपलब्धियां गिनाई थी और जो काम उन्होंने किए थे वो सामने किए थे। विपक्ष ने 1 दिन का समय लिया और 1 दिन स्टडी करने के बाद में जो है विपक्ष सामने आया। नेता प्रतिपक्ष चिंटू चोकसे ने जो पत्रकारों से बात की उसके अंदर सारे पार्षदों को बिठाया था। चिंटू चोकसे की कोशिश थी कि एक एक विषय पर जो है घेराबंदी की जाए और विपक्ष ऐसा वार करे कि जो सत्ताधारी लोग हैं उनकी खामियां गिनाई जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, विपक्ष का काम है सत्ताधारी लोगों की जो कमियां रही है उसको गिनाए वे, पर इसके अंदर बोलते समय शब्दों का जो मुझे लगता है कि उपयोग करने में चूक कर गए। चिंटू चोकसे ने सबसे पहले कमान जो सोनीला मिमरोड को दी। सोनीला मिमरोड जो है पार्षद के साथ ही बोलने में एक अच्छी वक्ता है, स्टडी करके आती है, इस वजह से उन्हें शहर कांग्रेस महिला कांग्रेस की अध्यक्ष भी बनाया गया है। पर कल वे चूक कर गई, शुरुआत उन्हीं से खराब हुई। फिर टैक्स के मामले में महापौर पुष्पमित्र भार्गव की घेराबंदी कर रही थी और कह रही थी बड़ी चालाकी से उन्होंने शहर के लोगों की जेब में चूना लगा दिया और टैक्स बढ़ा दिया, और ये बोलते बोलते हुए उन्हें भेड़िया कह गई। मुझे ऐसा लगता है शहर के प्रथम नागरिक को भेड़िया जैसा शब्द का इस्तेमाल करना कहीं ठीक नहीं था। और इसी तरह अगर बात कर लें पार्षद राजू भदौरिया की, तो राजू भदौरिया ने जो है पार्षदों की हालत जो बता दी इस परिषद में, कह दिया है कि कटप्पा जैसी हालत हो गई है। ये भेड़िया, कटप्पा और उसके बाद में सारी चीज़ें जो बात हुई है, चिंटू चोकसे को इस पर माफ़ी भी मांगना पड़ी कि गलत शब्दों का इस्तेमाल कर लिया गया है। पर बात यह रही कि विपक्ष का जो हमला था वो कमज़ोर साबित हो गया। गलत शब्दों के इस्तेमाल से जो विपक्ष जो तैयारी करके आया था वह धरी की धरी रह गई। मेरा कहने का मतलब भाई साहब सारा ये है कि आप राजनीति करिए, सियासत में आपको जितने हमले बोलना है आप एक दूसरे पे बोलिए, आपके मतभेद हो सकते हैं, मनभेद वाली बातें ना करें और ऐसे शब्दों का तो कतई इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सियासत को हम किस ओर ले जा रहे हैं, इतने छोटे और हल्के शब्दों का उपयोग करना ये बताता है कि राजनीति किस स्तर पर जा रही है। यही वजह है कि राजनीति से पढ़े लिखे और समझदार लोगों ने और दूरी बनाना शुरू कर दी और वे राजनीति में आना नहीं चाहते हैं। और जब तक अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे राजनीति का यही हाल होता रहेगा और हमें इस तरीके के शब्द बार बार सुनने को मिलते रहेंगे। हमेशा जो है किसी के लिए भी हो, वो चाहे प्रथम नागरिक हो या 2-3 नागरिक हो, मेरा हमेशा मानना है कि आपको भाषा का इस्तेमाल बहुत सहज होकर करना चाहिए, कैसा भी दुश्मन हो, क्योंकि आपका वैचारिक मतभेद है उसके साथ में, कोई शारीरिक मतभेद नहीं है। इसलिए हमेशा संतुलन भाषा का इतना सुंदर होना चाहिए कि आपका विरोधी भी जब आपकी बात हो तो कम से कम बहुत विनम्रता से बोले कि नहीं यार उनको लेके मेरे मन में कोई ऐसी भावना नहीं है। तो ये तो थी आज हमारी जानकारी जो हमने आपको दी। हम आपसे आग्रह करेंगे कृपा करके इस आयोजन को जो है अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ, अधिक से अधिक लाइक करें और हमें सहयोग दें। बहुत बहुत धन्यवाद।